जरा सोचिए, आप एक ऐसे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसने अभी-अभी आजादी का स्वाद चखा है। राजनीतिक आजादी तो मिल गई, झंडा अपना है, सरकार अपनी है, लेकिन जब आप वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर देखते हैं तो एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। आपको एहसास होता है कि असली ताकत तो अभी भी उन्हीं पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों के हाथों में है। आज की इस चर्चा में हम वैश्विक आर्थिक सुधारों के उसी ऐतिहासिक सफर पर चलेंगे जब विकासशील देशों ने, यानी हम जैसे देशों ने, एकजुट होकर दुनिया के शक्ति संतुलन को चुनौती देने की ठानी थी। चलिए एक पल के लिए 1974 की संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस विशाल मंच की कल्पना करते हैं। ग्लोबल साउथ के एक प्रतिनिधि के रूप में वहां खड़े होकर एक बात बिल्कुल साफ समझ आती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के ताश के पत्ते पूरी तरह से हमारे खिलाफ बंटे हुए हैं। आजादी मिल गई है बिल्कुल, लेकिन वो गरीबी, वो भारी भरकम कर्ज और हमारे संसाधनों का शोषण, वो सब तो खत्म ही नहीं हुआ। अब ऐसे में सवाल तो उठेगा ही ना कि अगर खेल के नियम ही भेदभावपूर्ण हो तो भाई कोई देश आखिर विकास करे तो करे कैसे। और यकीन मानिए, इसी एक सवाल ने एक ऐसी कूटनीतिक बगावत की नींव रखी जिसकी दुनिया ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो आखिर ये असमान आर्थिक व्यवस्था शुरू कहां से हुई? चलिए थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद के उस दौर को देखिए। एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई जिसने बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत ग्लोबल साउथ को हाशिए पर धकेल दिया। 1944 में ब्रेटन वुड्स के इस शानदार माउंट वॉशिंगटन होटल में जो हुआ, वो दरअसल हमारे साथ एक ऐतिहासिक अन्याय की शुरुआत थी। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक की नींव रखी गई, और इनका मुख्य मकसद क्या था? सिर्फ युद्ध से तबाह हुए पश्चिमी औद्योगिक देशों को फिर से खड़ा करना। फैसले लेने की ताकत, वो वीटो पावर, सब कुछ पश्चिमी शक्तियों ने अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। और हम विकासशील देश, हम तो उस समय भी औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों में जकड़े थे, हमसे तो पूछा तक नहीं गया। ये पूरी प्रणाली ही एक तरफा थी। एक तरफ वो ब्रेटन वुड्स के संस्थान थे जो पश्चिमी देशों की तिजोरियां भर रहे थे और उनकी औद्योगिक ताकत को बढ़ा रहे थे, और दूसरी तरफ थे हम जैसे पूर्व उपनिवेश जो राजनीतिक आज़ादी मिलने के बाद भी गरीबी और विदेशी कर्जे के दलदल में धंसते जा रहे थे। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, हमारे देशों के जो बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन थे, खनिज, तेल, उपजाऊ जमीनें, उन पर अभी भी विदेशी कंपनियों और उन्हीं पुरानी औपनिवेशिक शक्तियों का कब्जा था। ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि सिर्फ आज़ादी का कागज मिल जाने से आर्थिक आज़ादी नहीं मिल जाती। ये हताशा लगातार बढ़ रही थी, और फिर आया वो साल जिसने रातों रात वैश्विक राजनीति का रुख मोड़ दिया। 1944 के उस अनुचित समझौते के बाद से ही विकासशील देशों ने धीरे धीरे एकजुट होना शुरू कर दिया था। 1964 में UNCTAD बना, फिर 1968 में 77 विकासशील देशों का ग्रुप ऑफ 77 सामने आया। लेकिन असली कूटनीतिक भूचाल तो 1973 में आया। इसी एक घटना ने 1974 के हमारे ऐतिहासिक प्रस्तावों के लिए एक ठोस जमीन तैयार कर दी। 1973 का वो तेल संकट वाकई में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ क्या कि जब तेल उत्पादक देशों ने एक साथ मिलकर कीमतें बढ़ाईं तो पूरी की पूरी पश्चिमी अर्थव्यवस्था हिल गई, और यहीं से गरीब देशों के हम राजनयिकों को एक बेहद शक्तिशाली संदेश मिला। वो ये कि अगर हम एकजुट हो जाएं, सामूहिक कार्रवाई करें, तो पश्चिमी देशों के इस आर्थिक दबदबे को सीधी टक्कर दे सकते हैं। अगर हम सब मिलकर अपने प्राकृतिक संसाधनों का सही इस्तेमाल करें तो दुनिया को झुककर हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। इस नई ताकत के एहसास ने कूटनीतिक गलियारों में एक नई जान फूंक दी, और इसी नई ऊर्जा के साथ हमने एक बिल्कुल नई व्यवस्था की हुंकार भरी। हमने इस ऐतिहासिक मांग को नाम दिया नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, या संक्षेप में NIEO। और ध्यान दीजिएगा, ये कोई छोटी मोटी मांग या बदलाव नहीं था। ये दशकों से चली आ रही आर्थिक असमानता को जड़ से खत्म करने की एक सीधी और दो टूक कूटनीतिक अपील थी। हमारा लक्ष्य बहुत साफ था, गरीब राष्ट्रों को उनके अपने संसाधनों पर नियंत्रण वापस मिले, हम जो सामान निर्यात करते हैं उसका हमें सही दाम मिले, और वैश्विक स्तर पर जो फैसले लिए जाते हैं उसमें हमें भी बराबर की कुर्सी मिले। नियो के जो सिद्धांत थे ना, उन्होंने उस पुरानी विश्व व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। हमने कहा सभी देशों की संप्रभुता समान होनी चाहिए, अमीर देशों से गरीब देशों तक नई तकनीक पहुंचनी चाहिए, और सबसे जरूरी बात, IMF और विश्व बैंक जैसे संस्थानों में भारी सुधार होना चाहिए ताकि विकासशील देशों की आवाज भी सुनी जाए, सिर्फ पश्चिमी देशों की नहीं। ये एक ऐसे निष्पक्ष वैश्वीकरण की मांग थी जहां सब बराबर हों। इस पूरी मांग में जो सबसे अहम हिस्सा था वो था हमारा अपना अधिकार वापस पाना।
ग्लोबल साउथ के हम सभी देशों में एक भारी कूटनीतिक हताशा फैली हुई थी। वजह क्या थी? ये बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ये कंपनियां हमारे कमजोर नियमों का फायदा उठाकर हमारे ही संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रही थी। इसलिए एनआईओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के ये मांग रखी कि हर देश को अपने प्राकृतिक संसाधनों, चाहे वो हमारी खदानें हों, तेल के कुएं हों या हमारी कृषि भूमि, सब पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होगा। हमने मांग की कि इन विदेशी कंपनियों पर लगाम कसने के लिए एक सख्त आचार संहिता बने और जरूरत पड़ने पर हमें इन विदेशी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने का पूरा अधिकार मिले। इसके बाद हमारी दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई थी व्यापार में निष्पक्षता की लड़ाई। सच कहें तो हम विकासशील देश एक बहुत ही गहरे आर्थिक जाल में फंसे हुए थे। गैट के तहत जो वैश्विक व्यापार के नियम बने थे वो पूरी तरह से अमीर देशों के फायदे के लिए थे। सोचिए, हमसे हमारा कच्चा माल तो कौड़ियों के दाम खरीदा जाता था और फिर पश्चिमी देश उसी कच्चे माल से बनी हुई चीजें हमें ही बेहद ऊंचे और महंगे दामों पर बेचते थे। ये व्यापार का ऐसा असंतुलन था जो हमें कभी आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था। हम बस पिस रहे थे। इस जाल को तोड़ने के लिए G77 ने 3 बहुत ही स्पष्ट कदम उठाए। पहला, कच्चे माल की कीमतों को स्थिर करना ताकि हमारी आय में बार बार गिरावट ना आए। दूसरा, हमारे निर्यात पर पश्चिमी देशों ने जो मनमाने टैरिफ और बाधाएं लगा रखी थी उन्हें तुरंत हटाया जाए। और तीसरा, विकासशील राष्ट्रों को विश्व बाजार में टिकने के लिए कम से कम कुछ समय तक विशेष व्यापार छूट दी जाए। अब जाहिर सी बात है, जब आप इतने बड़े बदलाव की मांग करेंगे तो चुनौती तो मिलेगी ही। हुआ भी यही। अमेरिका और बाकी पश्चिमी शक्तियों ने इस नई व्यवस्था का पुरजोर विरोध किया। उन्हें इसमें अपना दबदबा छनता हुआ नजर आ रहा था। 1980 के दशक तक आते आते IMF ने अपने संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों के जरिए गरीब देशों को अपनी शर्तें मानने पर मजबूर कर दिया, जिससे NIEO के कई अहम सिद्धांत कमजोर पड़ गए। लेकिन रुकिए, भले ही उन सुधारों को रोक दिया गया हो, पर हमारी उस कूटनीतिक पहल की विरासत आज भी जिंदा है। उसी लड़ाई ने भविष्य के विश्व व्यापार संगठन की नींव रखी, विकासशील देशों के बीच दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा दिया और आर्थिक न्याय के इस मुद्दे को हमेशा हमेशा के लिए वैश्विक पटल पर ला खड़ा किया। और इसी के साथ आज की ये चर्चा एक बहुत ही गंभीर सवाल पर आकर रुकती है। 1970s के दशक में एक निष्पक्ष विश्व व्यवस्था के लिए जो चिंगारी भड़की थी, क्या आज हम वास्तव में वो मंजिल पा चुके हैं, या फिर ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच की वो खाई आज भी बस नए रूप बदलकर हमारे सामने खड़ी है? 1973 के उस ऐतिहासिक पल ने हमें जिस सामूहिक शक्ति का एहसास कराया था, वो आज की इस आधुनिक अर्थव्यवस्था में कहाँ है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।